हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ बच्चों कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल इन ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मैंने अगर किसी पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो अगर मैंने फोर्स लगाया 10 न्यूटन नॉर्थ, तो वो मेरे पे फोर्स लगाएगा 10 न्यूटन इन साउथ। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल से देखते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ही इज अप्लाइंग अ फोर्स F on a block B. Okay, so this block B is also applying a force of F on the person but in opposite direction. All right, तो जब भी हम लोग किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो जितना फोर्स हम उस पे लगाते हैं उतना ही फोर्स वो हम पे लगाता है। जैसे अगर बात करें इस पर्सन की, तो आप सोच सकते हो कि सर जितना फोर्स ये लगा रहा है बी पे उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, तो फिर तो बी अगर आगे जा रहा है तो पर्सन को भी पीछे आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं होता? सपोज करिए मैं जो है यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको आगे की ओर पुल करके लेके जा रहा हूँ। तो अगर मैंने उस पे एफ फोर्स लगाया और उसने भी मेरे ऊपर एफ फोर्स लगाया, तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि वो आगे जाएगा? उसने जितना फोर्स मैंने उस पे लगाया उतना फोर्स तो उसने भी मेरे पे लगाया होगा। तो फिर वो ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा इस साइड? क्योंकि बच्चों, जब भी हम किसी चीज को पुल करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो मैं अपने लेग्स से ये जो फ्लोर है उसको मैं पीछे की ओर पुश कर रहा हूँ। तो मेरे बॉडी पे बस उस ब्लॉक का ही फोर्स नहीं लग रहा है, बल्कि जब मैं इस ग्राउंड को पुश कर रहा हूँ पीछे की ओर, तो ये ग्राउंड मेरे को पुश कर रहा है आगे की ओर। ठीक है, वही न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने ग्राउंड को पुश किया, जैसे मान लो हम लोग जैसे कहीं भी अगर चलते हैं, तो जैसे मान लो ये हो गया फ्लोर और ये हो गया मेरा लेग, तो इसको ना मैं ऐसे पुश करता हूँ, पीछे की ओर पुश करता हूँ। ठीक है, ये ग्राउंड, अगर मैंने ग्राउंड को ऐसे पुश किया तो ग्राउंड मेरे को ऐसे पुश करेगा। ठीक है, तो मेरे ऊपर इस ब्लॉक के अलावा ग्राउंड का भी फोर्स है। ठीक है, तो उस ग्राउंड के फोर्स की वजह से मैं आगे जा रहा हूँ। ठीक है, अगर ग्राउंड पे मैं फोर्स लगाने नहीं लगा पाता, है ना, तो फिर मैं ब्लॉक को आगे लेके नहीं जा पाता। ठीक है, तो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी केस में जब भी फोर्स लगता है, तो जितना फोर्स एजेंट लगा रहा है उतना ही फोर्स एजेंट पे लग भी रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि अगर ये ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है, उतना ही हमारा बी ए पे लगाएगा, बस डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। यहाँ मैंने दिखाया हुआ है आपको एफ ए बी, जो कि हम एफ ए बी कहते हैं, फोर्स अप्लाइड बाई ए ऑन बी, एफ बी ए फोर्स अप्लाइड बाई बी ऑन ए। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन के साथ लिखा हुआ है मैंने, ताकि मालूम चले कि डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ के कुछ एग्जांपल्स का। जैसे बच्चा आपने देखा होगा कि जब भी क्रिकेटर कैच करता है बॉल को, है ना, जब भी हम लोग देखा होगा हमने क्रिकेट मैच में, या फिर जब हम भी क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल आई तो हम बॉल को कैच करके थोड़ा सा अपने हाथ को पीछे लेके जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा आता है आपके स्कूल एग्जाम में प्रॉब्लम्स, क्या आंसर करेंगे आप? ऐसा क्यों करते हो आप? तो थोड़ा सा हम लोग फिर से न्यूटन सेकेंड लॉ पे पहुंचते हैं, इलोबरेट करते हैं इस चीज को। बच्चों हमने सीखा था ये F इज इक्वल टू एम भी माइनस यू बाई, है ना, ये हमने सीखा था न्यूटन सेकेंड लॉ में। के की वैल्यू हमारी 1 हो गई थी। तो हमने बच्चों इसमें सीखा था, तो आप देखो जब भी बॉल आती है उसके पास जो स्पीड है वो u है। ऑलराइट, अभी आप जब कैच करोगे उस बॉल को तो उसकी स्पीड हो जाएगी 0। अगर आपने कैच किया, तुरंत आपने ऐसे कैच कर लिया, है ना, और हाथ पीछे लेके नहीं है, ऐसे हाथ रख दिया, बॉल क्या होगी? तुरंत स्टॉप हो जाएगी। पहले मान लो कुछ स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड, आपके हाथ में आके तुरंत, मतलब विद इन आई विल से कि एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो मान लो कि 0.01 सेकेंड में बॉल रुक गई, 0.01 सेकेंड में, है ना।
और पहले इसकी बॉल का मास मान लो था हमारा 200 ग्राम, तो 200 ग्राम वो केजी में चेंज करेंगे तो कितना हो गया 0.2। फाइनल वेलोसिटी 0 है ना, और मान लो इनिशियल वेलोसिटी थी 20 अपॉन 0.01, कितना हो जाएगा बच्चों ये 0.2 इंटू ये, हम लोग अगर इसको करें, इसको यहाँ सॉल्व, तो 20 आएगा, 20 इंटू -20 -400 न्यूटन, -400 न्यूटन, काफी बड़ा फोर्स है ना 400 न्यूटन। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया। अगर इसी को जो है फील्डर ने कैच करके थोड़ा सा पीछे आने दिया अपने हाथ को, ठीक है, तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, मतलब उसने टाइम दिया बॉल को स्टॉप होने के लिए। तो अभी जो है बच्चों ये 0.01 ना होके मान लो अगर 0.1 सेकेंड होता, 0.1 सेकेंड होता तो फोर्स कितनी आती है हमारी 40 न्यूटन। तो पहले केस में 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा था हमारे पाम पे, दूसरी केस में 40 न्यूटन का लगेगा, फोर्स काफी कम हो गया है ना, तो फील्डर को चोट नहीं लगेगी, फील्डर जो है वो लेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो क्या लिख सकते हैं आप, टू डिग्री एज वी कैन सी, ये आप एक्सप्रेशन लिख दोगे, F इज इक्वल टू m v माइनस u बाई t, we can say that to decrease the force we need to increase the time. So to increase the time and to decrease the velocity, fielder while catching the ball uh, takes his hand back up to some distance to decrease the time, to increase the time and decrease the force by the ball on his hands. All right, तो ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो कराटे प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो किस तरीके से एक आइस क्यूब को जो है तोड़ देते हैं, है ना, आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा आपने, या फिर अगर आपने कभी कराटे क्लासेस में आप गए होंगे तो देखा होगा आपने, या फिर मोस्टली मूवीज में तो आपने देखा ही होगा। तो उसमें क्या होता है बच्चों, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज्यादा फोर्स वो जनरेट कर पाएंगे अपने हाथ से, कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने हाथ से बहुत ज्यादा फोर्स, यहीं से कुछ कर सकते हैं वो। मास तो ऐसा नहीं है कि आपके हाथ का मास जो है उनके हाथ के मास में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, नहीं, मास में बहुत डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है बच्चों ये टी का गेम है ना, वो क्या करते हैं, बहुत ही वो एक सडन ब्लो देते हैं, किसको, आइस क्यूब को, है ना, टाइम जो है, जो ट्रांजिशन टाइम है उसको बहुत ही कम रखते हैं। तो टाइम जब बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ही ज्यादा होगा, जब ज्यादा फोर्स होगा तो दे आर एबल टू ब्रेक द आइस क्यूब। ठीक है, बेटर आप इसके यूज कर सकते हैं कि जो हमारा, आपने देखा होगा काफी एक आइस की लेयर्स होती हैं और दे यूज टू प्रैक्टिस, है ना, आइस को मतलब आप छोटे क्यूब मत समझना, द लार्ज वन। ओके, चलिए, तो ये हो गया बच्चों हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और डिस्कस करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपने बच्चों अपने रियल लाइफ आप देखा होगा कुछ न्यूटन थर्ड लॉ का एग्जांपल, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप जैसे मूवीज वगैरह में देखा होगा, गन तो आपने फायर किया नहीं होगा, जब भी आपने देखा होगा कि जब भी गन से बुलेट बाहर निकलती है तो जो गन है वो पीछे की ओर रिकॉइल होता है। ठीक है, एक एक्टिविटी भी कर सकते हो आप, आपकी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर फिल कर दें आप, और उसको एक कॉक से उस टेस्ट ट्यूब को बंद कर दीजिए, फिर आप हीट करिए उस टेस्ट ट्यूब को। जब आप टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो क्या होगा कि वेपर में कन्वर्ट होगा वाटर, है ना, और फिर वो उस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलना चाहेगा, एंड फाइनली इट विल कम आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, है ना। तो आप देखेंगे कि जब ये टेस्ट ट्यूब से
बाहर की ओर आएगा वेपर, तो मान लो पहले ये टेस्ट ट्यूब था, यहां से वेपर जब बाहर निकला तो ये टेस्ट ट्यूब पीछे की ओर आएगा, वेपर आगे निकला, टेस्ट ट्यूब पीछे की ओर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वेपर जब आगे निकलेगा तो इसने इस पे फोर्स लगाया है ना, इस पे जैसे कि ये जब टेस्ट ट्यूब से वेपर बाहर निकला तो टेस्ट ट्यूब ने उस पे फोर्स लगाया, ठीक है, और फिर टेस्ट ट्यूब पे वेपर ने पीछे की ओर फोर्स लगाया। जैसे हम बुलेट फायर करते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि बुलेट पे गन जो है, गन की जो सिस्टम है वो उस पे आगे की ओर फोर्स लगाती है ना, और फिर हमारा बुलेट जो है वो गन पे पीछे की ओर फोर्स लगाती है। सेम मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन बस हमारा ऑपोजिट होता है बच्चों। तो यही चीज, इसी थ्योरी का हम लोग यूज करके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये होता क्या है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स on a system is zero, then momentum of the system remains conserved। ठीक है, इसको अगर हम मैथ्स के टर्म्स में, मैथ्स में लिखें तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, है ना, एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, देन पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ यानी कि फाइनल मोमेंटम। ये होता है बच्चों हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, का स्टेटमेंट। चलिए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ से, ठीक है। तो देखो, जैसे मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए और एक ऑब्जेक्ट है बच्चों हमारा बी। इसकी पहले स्पीड थी यूए और इसकी स्पीड थी बच्चों यूबी, ठीक है। अब ये ए आ रहा था, यूए की स्पीड शुरू में मान लो यूबी से ज्यादा थी, तो यूए ने यूबी को हिट किया और फिर हमारा ए जाने लग गया आगे की ओर भीए से, है ना, और बी जो है बच्चों हमारा, इसको मिटा देता हूं मैं, और बी जो है वो हमारा जाने लग गया भीबी से, ठीक है। अभी आपको प्रूफ करना है ये चीज, तो कैसे करेंगे आप हम लोग बताइए। तो अगर हम लोग देखें न्यूटन्स थर्ड लॉ से, है ना, जब इन दोनों में कॉलिजन हुआ, जैसे मान लो यहाँ पे कॉलिजन होगा हमारा, ठीक है, जैसे मान लो इनमें यहाँ पे कॉलिजन हुआ, ठीक है ना, ये है और ये बी है, यहाँ पे कॉलिजन हुआ बच्चों ए और बी का, ठीक है। तो ये कॉलिजन जो टाइम था इस कॉलिजन का वो लेट्स से टी था, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें फोर्स ऑन ए की, अगर हम बात करें फोर्स ऑन ए की, तो कितनी होगी बच्चों फोर्स ऑन ए, एम वी सॉरी वी ए माइनस यूए बाई टी। और फोर्स ऑन बी की बात करें बच्चों तो क्या होगा हमारा m इंटू, यही पढ़ा था ना, मास इंटू एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन को मैं क्या लिख रहा हूँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मैंने पढ़ा था मोशन में। तो ये कितना हो गया बताइए, vb माइनस ub बाई टी। और न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमने क्या सीखा कि एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी, एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी। सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, तो एफ कितना हो गया बताओ, एम वी ए माइनस यू ए अपॉन टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। तो टी से टी हो गया हमारा बच्चों कैंसिल आउट, एम से एम हो गया हमारा, ठीक है। अब सॉरी,
यहाँ पे हम लोग मास जरूरी नहीं है, हम लोग एक जनरल मास लेते हैं। इसका मास मैं m1 ले लेता हूँ, इसका मास में बच्चों m2 ले लेता हूँ। ऐसा सेम मास जरूरी थोड़ी है कि हमेशा जो हमारा कॉलिजन होगा वो सेम मास नहीं होगा। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट तो है, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं, कंपल्सन तो है नहीं कि जो हमारा हमेशा कॉलिजन होगा वो सेम मास नहीं होगा। तो A का मास ले लेता हूं मैं m1 और B का मास ले लेता हूं बच्चों मैं m2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जब दोनों को जब हमने इक्वेट कराया न्यूटन्स थर्ड लॉ से माइनस साइन के साथ, तो आप देखिए क्या रिजल्ट आया हमारा। इसको मैं यहां लिखता हूं, तो ये हो गया बच्चों हमारा m1 va माइनस m1 ua इज इक्वल टू माइनस m2 vb, है ना, और ये कितना हो गया माइनस माइनस प्लस m2 ub, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया m2 ub। ठीक है, ये आ गया ना हमारा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको आप इधर भेज दो और इसको आप इधर लेके आओ, तो क्या हो गया बताओ, m1 va प्लस m2 vb इज इक्वल टू m1 ua प्लस m2 ub। आप देख रहे हैं इसको, है ना। अब बताओ बच्चों, मोमेंटम मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है मोमेंटम क्या होता है। तो मैंने आपको मोमेंटम एक ऑब्जेक्ट का बताया था, यहाँ पर मोमेंटम एक सिस्टम का है, और सिस्टम में कितने एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स है, एक m1 मास का और एक m2 मास का। तो बच्चों हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, कॉलिजन के पहले का। फाइनल मोमेंटम क्या हुआ बच्चों, कॉलिजन के बाद का। अच्छा, भी यहाँ पे है ना, कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम है बच्चों वो है हमारा फाइनल मोमेंटम। तो आप देखिए फिर इस हिसाब से हमारा इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, तो मोमेंटम होता है हमारा मास इनटू वेलोसिटी। सिस्टम की बात करेंगे तो जितने एलिमेंट्स हैं उन सबके मोमेंटम को ऐड करेंगे। तो अगर इसका मोमेंटम देखो आप m1 का, तो कितना हो गया बताओ, m1 इंटू यू, ये m1 इंटू यू ए, और इसका m2 इंटू यू बी, और ये क्या है, कॉलिजन के पहले का मोमेंटम, तो इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल मोमेंटम। तो देखो हमारा ये क्या आ गया, m1 ua प्लस m2 ub को मैं क्या लिख सकता हूँ, p इनिशियल, मतलब इनिशियल मोमेंटम। और कॉलिजन के बाद का मोमेंटम क्या होगा, m2, है ना, ये हमारा m1 है और ये हमारा m2 है। m1 va प्लस m2 vb, m1 va प्लस m2 vb, तो हमारा बच्चों pf कितना हो गया, ये देखो m1 va प्लस m2 vb क्या हो गया, ये हो गया हमारा pf। तो देखो बराबर हो गया हमारा pi इज इक्वल टू pf, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम जो है बच्चों हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके स्कूल एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस डेरिवेशन को आप लिख लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं, हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे बच्चों इस पे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। जैसे बच्चों अगर ऐसे कहा जाए आपसे कि there is an object, there is a block kept on a smooth surface, frictionless surface, ठीक है, a bullet of let's say mass 100 gram moving with velocity of 1000 meter per second, है ना, 1000 meter per second strikes a block of mass 900 gram, a block of mass 900 gram and gets embedded into it, ठीक है, इसमें एम्बेड हो गया, एंटर कर गया और इसी के अंदर रह गया, gets embedded into the block, then find out the mass, the velocity of the mass and block। अब देखो ये इसके अंदर है, मतलब स्ट्राइक जो कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद मतलब जब इसने हिट किया इस ब्लॉक को, तो उसके बाद ये बुलेट इसके अंदर ही रह गया। तो जितनी बुलेट की वेलोसिटी होगी उतनी ही वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की। तो हमसे पूछा गया है कि इनकी जो है फाइनल वेलोसिटी बताइए। आप क्या करेंगे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए।
सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या इस पे कोई बाहर का फोर्स लगा है क्या। आप बोलोगे हाँ सर लगा है ना, बुलेट ने लगाया है फोर्स ब्लॉक पे, तभी तो ब्लॉक आगे जाएगा। बिल्कुल बुलेट ने फोर्स लगाया है ब्लॉक पे, बट बच्चों वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग सिस्टम का पार्ट ले रहे हैं ब्लॉक और बुलेट को। तो ब्लॉक और बुलेट दोनों एक सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो सिस्टम के पार्ट जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो वैसे फोर्सेस को हम लोग बोलते हैं इंटरनल फोर्सेस। बाहर का फोर्स तो मतलब बाहर से किसी ने फोर्स लगाया, या फिर जैसे मान लो फ्रिक्शन होता तो फ्रिक्शन हो जाता हमारा एक्सटर्नल फोर्स, या तो फिर मान लो कि मैंने यहाँ से कोई बाहर से फोर्स लगाया होता या फिर किसी दूसरे एजेंट ने फोर्स लगाया होता, तो वैसे केस में बच्चों हमारा एक्सटर्नल फोर्स होता। अगर सिस्टम के एलिमेंट्स आपस में फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं इंटरनल फोर्सेज, नॉट एक्सटर्नल फोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा इंटरनल फोर्सेज है बट एक्सटर्नल फोर्सेज है जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स हमारा जीरो होता है वी कैन अप्लाई दिस P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या है? P इनिशियल हमारा इनिशियली क्या था, बुलेट जो ब्लॉक था बच्चों वो था हमारा रेस्ट पे, जो ब्लॉक था वो था हमारा रेस्ट पे। m1 ले लेता हूं मैं मास बुलेट की, है ना, इसकी वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं u1, इसकी मास को मैं लेता हूं m2 और इसकी वेलोसिटी को मैं लेता हूं u2। u1 u2 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u1 u2 क्या है बच्चों? इनिशियल वेलोसिटी, है ना, ब्लॉक का जो मास है, ब्लॉक का मास m2 लेता हूं और इसकी इनिशियल वेलोसिटी में u2 लेता हूं। तो इनिशियली जो ब्लॉक था हमारा वो तो रेस्ट पे था, तो मैं pi जब लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो m1 u1 की बात करूं मैं तो 100 ग्राम को मैं चेंज कर लूंगा किलोग्राम में, 0.1 इंटू 100 इंटू 1000, है ना, प्लस m2 u2। m2 हमारा 900 ग्राम तो है, लेकिन चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो ही हो जाएगा, तो मैं जीरो लिख देता हूं यहाँ पे। m1 v1 कितना हो जाएगा बच्चों? अब हमने देखा क्या कि जब ये जो बुलेट है वो एम्बेडेड हो गया इसमें ब्लॉक में, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, यानी v1 v2 हमारा जो होगा वो सेम होगा, उसको मैं v ले लेता हूँ, ठीक है। और m1 कितना है? 100 ग्राम, और ये कितना है ब्लॉक? 900 ग्राम। 100 ग्राम 900 ग्राम कितना? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी। तो दोनों का मास हो गया हमारा 1 केजी, है ना, इनटू क्या, दोनों की वेलोसिटी सेम है तो मैं लिख लेता हूँ। देखो भी आ गया यहाँ से आंसर, कितना आ गया? 0.1 इंटू 100 हटाओगे, वेलोसिटी आ गई बच्चों हमारी कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। काफी सिंपल है, काफी सिंपल है। एफ एक्सटर्नल जीरो किया, पी आई इक्वल टू पी एफ किया और फिर दोनों का वैल्यूज पुट किया, सॉल्व किया, तुरंत आंसर आ गया, है ना, बहुत सिंपल। चलिए और कुछ प्रॉब्लम्स कर देंगे फिर। जैसे आप ये देखो कि बच्चों ये हमारा एक बोट है ना, और बच्चों ये रेस्ट पे था, ठीक है ना, और यहाँ पे मान लो कि ग्राउंड है, ये रेस्ट पे था, बोट रेस्ट पे था, और बोट में, है ना, एक हमारा ऐसे स्विमर मान लो बैठा हुआ, ठीक है, ठीक है बच्चों। बोट की मास है आप ले लीजिए 40 केजी, स्विमर की मास आप ले लीजिए 60 केजी, ठीक है ना। अब ये जो मान लो ये रिवर में है, रिवर का बैंक आ गया, तो अब जो स्विमर है वो जंप करके यहाँ पे बैंक पे कूद गया। तो अभी मान लो ये जब इसने जंप किया ना, तो इसने जंप किया है, मान लो कितने से, 40 मीटर पर सेकेंड से, बहुत ज्यादा हो गया, 10 लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसने इस पे से जंप किया, ठीक है। तो इसने जब 10 मीटर पर सेकेंड से जंप किया, अब आपको ये बताना है कि ये बोट कितने वेलोसिटी से पीछे जाएगी, बोट कितने वेलोसिटी से पीछे जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स, we have to neglect the friction force by water, वाटर की फ्रिक्शन फोर्स वैसे ही कम होती है, तो उसको भी हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया है, ऑलराइट। तो अभी देख लो आप क्या होगा। सबसे पहले बच्चों हम लोग एफ एक्सटर्नल देखेंगे, तुम्हारा यहाँ पे एफ एक्सटर्नल जीरो है, क्योंकि एक फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा बहुत लगा रहा होगा वाटर, उसको क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि हमें फ्रिक्शन फोर्स नेग्लेक्ट करना है, तो हमने उसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो हमारा क्या बच गया फिर,
फोर्स जो ये पर्सन लगाएगा बोट पे और जो बोट लगाएगा इस स्विमर पे, और ये दोनों सिस्टम के पार्ट हैं, तो हमारा ये दोनों हुए इंटरनल फोर्सेज, एक्सटर्नल फोर्सेज जीरो। तो एक्सटर्नल हमारा जीरो हो गया, तो फिर हमें पता है आगे क्या करना होता है, हमें पी को पीएफ से इक्वेट करना होता है। इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे बच्चों, इनिशियली ये बोट भी रेस्ट पे था और ये आदमी भी रेस्ट पे था, दोनों ही रेस्ट पे थे, यानी दोनों की वेलोसिटी जीरो, दोनों की वेलोसिटी जीरो मतलब हमारा इनिशियल मोमेंटम ही जीरो। फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। फाइनल मोमेंटम में बच्चों अगर इस डायरेक्शन, आप याद रखना है आपको कि अगर आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो हमारा देखो इसका कितना हो गया, तो मान लेता हूं मैं ये जो है हमारा, इसकी वेलोसिटी 40 kg जो बोट है उसकी वेलोसिटी भी है, तो पीएफ लिखता हूं मैं, पीएफ कितना हो गया, तो 40 इंटू भी, है ना, प्लस 10 इंटू 60, इसका मोमेंटम। अब देखो आप ये 10 इंटू 60 कितना हो गया, 600 इधर लाओगे क्या हो गया, -600 इज इक्वल टू 40 भी कितना हो गया, -15 मीटर पर सेकंड। तो देखो माइनस साइन आया ना, माइनस साइन का मतलब क्या था कि ये बोट हमारा इधर की ओर आएगा, आदमी इधर जंप किया, बोट इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स आई होप आप सॉल्व कर लोगे। चलिए हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं इस पे। मान लो बच्चों कि ये एक गन है, ठीक है, और यहां से जो है एक बुलेट, पहले जो है गन और बुलेट दोनों रेस्ट पे थे, है ना, लेकिन अभी क्या हुआ कि ये बुलेट फायर हो गई, है ना, और बुलेट फायर हुई तो बुलेट जा रही है कि बुलेट की बच्चों मास है हमारी 80 ग्राम, ठीक है, या फिर इसको आप 250 ग्राम ले लो। बुलेट की मास है बच्चों 250 ग्राम और बुलेट जा रही है 100 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और गन जो है बच्चों, गन गन की मास लेते हैं हम लोग 1750 ग्राम, 1750 ग्राम, ठीक है। और जिसने जिसने गन फायर किया है बच्चों, जिसने गन फायर किया है, तो गन को उसने 1 सेकंड में रेस्ट पे ला दिया, उसने 1 सेकंड पे गन को रेस्ट में ला दिया। मतलब जब भी हम लोग फायर करते हैं ना बच्चों, तो गन पीछे की ओर रिक्वाइल, है ना, पीछे की ओर एक रिक्वाइल वेलोसिटी से आता है। तो अगर आप गन फायर कर रहे हो तो आपको उसको रोकना होता है, तो क्या होगा, आप पीछे आके गिर जाओगे, तो आपको उसको रोकना होता है। तो जो गन फायर कर रहा है उसने इसको इस गन को पीछे आने से 1 सेकंड में ही रोक दिया। तो पूछा गया फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, कितना होगा, देखो कैसे निकालेंगे। अगर हमें निकालना है कि फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, तो फोर्स कब लगेगा, पहले तो ये रेस्ट पे था, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा, जब बुलेट चलेगी तो गन भी पीछे की ओर आएगा, तो जब गन पीछे की ओर आएगा तो गन की एक वेलोसिटी होगी, और फिर फाइनली गन की वेलोसिटी हो जाएगी जीरो। कौन करेगा, ये पर्सन करेगा, है ना। तो वही भी से जीरो करने में जो फोर्स लगेगा ना, वही फोर्स हमें निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो हम इसको सॉल्व करें बच्चों, तो हमारा इनिशियल मोमेंट, सबसे पहले तो आप एफ एक्सटर्नल देख लो, एफ एक्सटर्नल है हमारा जीरो, किसी ने से फोर्स लगाया है नहीं, गन ने फोर्स लगाया बुलेट पे, बुलेट फोर्स लगाएगी गन पे। आप बोलोगे सर गन गन पे तो हम फोर्स लगाते हैं, ट्रिगर दबाते हैं ना, तो बच्चों वो आप ट्रिगर दबाते हो, है ना, वो उसको हम लोग एक्सटर्नल फोर्स में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि दैट फोर्स इज वेरी स्मॉल, दैट इज अ ट्रिगरिंग फोर्स, ट्रिगरिंग फोर्स इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो हमारा यहाँ पे पी इनिशियल की बात करें बच्चों हम लोग, ठीक है,
ये हमारा पी फाइनल के बराबर होगा। पी इनिशियल हमारा दोनों रश पे था, गन भी बुलेट भी, तो दोनों हमारा जीरो हो गया पी इनिशियल। पी फाइनल की बात करें अगर हम लोग, तो इनिशियल मोमेंटम जो फाइनल मोमेंटम होगा वो गन कितनी हो जाएगी, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ किलोग्राम में, तो 0.250 इंटू 100 प्लस इसका मास जो है 1750 है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ 1.750 इंटू भी। मान लेता हूँ बच्चों में कि ये भी से रिट्रीट किया, v वेलोसिटी से जो है ये पीछे की ओर रिकॉइल वेलोसिटी इसकी जो है वो v है, तो कितना होगा हमारे यहां से बताओ। पॉइंट 250 इंटू 100 माइनस साइन, भी कितना हो जाएगा हमारा 0.250 इंटू 100 अपॉन 1750 है ना, ये हटा सकते हैं हम लोग। ये 250 कितने में जाएगा, आई थिंक 9 में जाएगा, नहीं देख लो कितने में जाते हैं, 7 में है ना, 7 में, तो भी कितनी आ गई बच्चों 100/7 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमें जब बुलेट फायर होगी तो उस टाइम इस गन की पीछे की ओर वेलोसिटी होगी 100/7 है ना, 100/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ 100/7 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी तो लग रही है, लेकिन ये जो एजेंट है, जो पर्सन है जिसने गन फायर किया, उसको इसको रोक देना है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो अब देखो फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इज इनटू वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास कितना है गन का 1.750, 1.750। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो है हमारा ये माइनस साइन भी आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी बच्चों बताओ, माइनस जीरो माइनस है ना u, u कितना है -100/7, तो -100/7 लिखूंगा मैं यहाँ पे। हाँ? अब बोलो सर ये तो भी है, आप तो भी को जीरो ले रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप बच्चों, ये भी है, लेकिन हम जो यहाँ पे जो फोर्स ले रहे हैं ना, यहाँ पे हम फोर्स का u वो ले रहे हैं जिससे कि गन रिकॉइल वेलोसिटी अटेन की है जस्ट आफ्टर द फायरिंग, और फाइनल वेलोसिटी इसको हम लोग जीरो कर रहे हैं। शुरू में क्या था, जीरो था वेलोसिटी, फिर जब बुलेट फायर हुई गन को एक वेलोसिटी मिली, और फाइनली भी वेलोसिटी जो है गन की वो जीरो है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कहां से कहां तक, यहाँ पे जब बुलेट फायर हो गई वहां वहां उसको इनिशियल ले रहे हैं, और जब गन रुक जा रही है उसको फाइनल ले रहे हैं। तो कितना हो गया हमारा, जीरो माइनस ऑफ -100/7, कितना हो गया ये 1.750 माइनस माइनस प्लस 100/7, 7 से कितने में जाएगा बताओ, जस्ट सॉल्व किया ना हमने 0.250, तो यहाँ से आ गया हमारा 25 इन 20 0.250 इंटू 100 है ना, तो 25 न्यूटन आ गया बच्चों हमारा आंसर। देखो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो 25 न्यूटन है ना, काफी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे आप सोचो सर आपने टी से तो डिवाइड ही नहीं किया, टी से नहीं डिवाइड किया बच्चों, टी 1 सेकंड था ना, तो 1 से क्या ही डिवाइड करना, इसलिए मैंने नहीं किया है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे आ गया 25 न्यूटन। अगर 1 नहीं होता 2 होता फिर क्या करते, 1 नहीं होता 2 होता फिर क्या करते, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं। 2 नहीं होता 0.01 होता, तो क्या करते हैं, इसको हम लोग 0.01 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ 1 था तो मैंने डिवाइड नहीं किया, डायरेक्ट बच्चों मैंने इसका जो है आंसर निकाल दिया। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हमने गन की रिकॉइल वेलोसिटी भी, कभी कभी बच्चों ऐसा पूछेगा बस आपसे कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी बताइए, तो आप ये मेथड सॉल्व, बच्चों इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला भी होता है ना, mu/m है ना, m बुलेट ऑफ मास ऑफ बुलेट, u मास ऑफ सॉरी एंड u वेलोसिटी ऑफ बुलेट है ना, और अपॉन m जो हो जाएगा हमारा वो दैट इज मास ऑफ गन। बट हम ऐसे कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना है हमें, शुरू से हम ऐसे चलेंगे, एक लाइन आपका एक्स्ट्रा लगेगा, 2 लाइन लेफ्ट से एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको स्कूल में ध्यान रखना है, ऐसे करोगे तभी आपको स्कूल में फुल स्कोर फुल नंबर मिलेंगे, 3 मार्क्स में आएगा 3 मार्क्स मिलेगा। शॉर्टकट लगा दोगे 1 मार्क देगा टीचर बस, है ना, तो उसको मतलब नहीं है। और शॉर्टकट तो कुछ है नहीं, बस इसी का एक शॉर्ट फॉर्म है, 4-5 स्टेप स्किप करके डायरेक्ट एक वाला स्टेप सेलेक्ट कर लिया है, और कुछ डायरेक्ट सेलेक्ट हमारा डायरेक्ट ये वाला, ये देखो ना, ये है ना, ये मास ऑफ बुलेट है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट है,
और ये मास ऑफ गन है। देखो इसी फॉर्मूले की बात कर रहा था मैं, v इज इक्वल टू mu/m। माइनस साइन के साथ लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, माइनस साइन यहाँ पे। तो v इज इक्वल टू माइनस mu/m। ये देखो लिखवाए तो मैं फॉर्मूला, मर्जी आपकी याद करने के लिए, मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप याद करो, है ना। मेथड फॉलो करो आप, दैट इज मच बेटर। आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, है ना, क्यों आपने वेलोसिटी जीरो की, क्यों आपका जो है फाइनल वेलोसिटी हमारा ऐसा हो गया, है ना। तो ये सब चीज आप जब ऐसे करोगे तो आपको सब चीज की क्लैरिटी रहेगी। चलिए, तो ये हो गया हमारा कुछ न्यूटन थर्ड लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक प्रॉब्लम और करता हूं मैं आपके लिए। देखो बच्चों, यहाँ पे दो कार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्सन है और एक पर्सन यहाँ पे है, ठीक है। इस पर्सन के पास एक बैग है और इस पर्सन का जो वेट है ना बच्चों, वो है 80 केजी, और इसके पास जो बैग है उसका मास है 20 केजी, ठीक है। और ये जो पर्सन है बच्चों, इसका हमारा मास है 60 केजी, ठीक है। शुरू में दोनों रेस्ट पे हैं, शुरू में बच्चों दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है। इसने क्या किया, इस 20 केजी वाले ऑब्जेक्ट को, इस 20 केजी वाले ऑब्जेक्ट को 60 केजी वाले की तरफ फेंक दिया, और इसकी जो वेलोसिटी थी बच्चों, वो कितनी थी, तो लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड। काफी ज्यादा वेलोसिटी है, सुपरमैन फेंक सकता है, वैसे नॉर्मल इंसान तो नहीं फेंक सकता 60 मीटर पर सेकेंड से, है ना। यू नीड टू बी अ सुपर हीरो टू डू दैट। चलिए मान लेते हैं ऐसा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि 60 मीटर पर सेकेंड से उसने थ्रो कर दिया, ठीक है। या फिर लेट्स से कि ये हमारा थॉर है एंड दिस इज कैप्टन अमेरिका, और थॉर ने अपना हैमर जो है इसकी तरफ फेंक दिया, कैप्टन अमेरिका की तरफ, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, हमें इसमें निकालना है सबसे पहले तो ये कि वेलोसिटी ऑफ थॉर जस्ट आफ्टर throwing the hammer, है ना, and velocity of Captain America just after receiving the hammer, हाँ। ठीक है। चलो देखो, बहुत ही इजी प्रॉब्लम है ये। सबसे पहले आप सोचो होगा क्या, जब भी इसको आगे फेंकेगा तो क्या ये पीछे की ओर मूव करेगा क्या, बिल्कुल करना चाहिए ना। देखते हैं करता है कि नहीं मैथ से। तो पहले इसका डिस्कस करो आप बच्चों। इनिशियली ये रेस्ट पे था तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। दोनों रेस्ट पे था ना, ये पर्सन भी और ये ब्लॉक भी। पी फाइनल की बात करते हैं, पी फाइनल क्या होगा, तो पी फाइनल मैं मान लेता हूं कि इस पर्सन, कार्ट बच्चों मासलेस है, कार्ट मासलेस है ना, कार्ट को हम लोग मासलेस ले रहे हैं। तो पीएफ कितना हो गया, मान लो कि ये जो है पर्सन, और पर्सन प्लस कार्ट वी वेलोसिटी से पीछे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं, या फिर मत मानो, या फिर सिंपल मान लो कि इसकी वेलोसिटी जो है भी है, हमारा डायरेक्शन अपने आप आ जाएगा। हमने मान लिया कि इस पर्सन की वेलोसिटी भी है, तो पी फाइनल क्या होगा, 20 केजी इंटू 60 मीटर पर सेकेंड, है ना, ब्लॉक की और इसका प्लस 80 भी, पी आई पी एफ के बराबर होना चाहिए, तो इक्वेट करा दीजिए। तो 0 इज इक्वल टू 1200 प्लस 80 भी, इसको इधर लेके आओ, माइनस 80 भी इज इक्वल टू 1200 भी, कितना हो गया 1200 बाई 80, है ना, 0 15 माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। माइनस साइन आया ना, मतलब अगर इसने थ्रो किया है ब्लॉक को इधर की ओर तो ये खुद आएगा पीछे की ओर। तो ये कितने वेलोसिटी से आ रहा है पीछे की ओर, माइनस 15 मीटर पर सेकेंड। अब मान लो इसने रिसीव कर लिया, इसने इस ब्लॉक को रिसीव कर लिया, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी देखते हैं।
तो बच्चों इसकी भी जो इनिशियल मोमेंटम थी दैट वाज 0, और फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होनी चाहिए ना। क्यों? क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं। बोलो सर एक्सटर्नल फोर्स है तो ब्लॉक लगाएगा ना इस पर्सन पे एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन वो ब्लॉक क्या है, हमारा सिस्टम का पार्ट है। तो सिस्टम का जब पार्ट है तो फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इंटरनल हो जाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स हमारा 0 है। पीएफ की बात करते हैं बच्चों, तो पीएफ हमारा कितना हो गया बताओ, इनिशियल मोमेंटम तुम्हारा 0 था, पीएफ हो जाएगा हमारा कितना, 60 प्लस 20 इंटू भी। ये क्या किया मैंने, देखो बच्चों ये जब कैच कर लेगा इसको, जब ये कैच कर लेगा तो जितनी वेलोसिटी इसकी खुद की उतनी वेलोसिटी हैमर की या फिर इस ब्लॉक की, जितनी वेलोसिटी इसकी खुद की उतनी वेलोसिटी इस ब्लॉक की जब कैच कर लेगा तो मैंने क्या मान लिया कि दोनों की वेलोसिटी जब सेम ही है तो दोनों को मैंने भी मान लिया। तो पी फाइनल हो गया हमारा मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा 60 प्लस 20 इंटू भी। और बच्चों ये जो है क्या कर रहा हूं मैं, पी इनिशियल कहां से 0 है, पी इनिशियल क्या होगा देखो, पी इनिशियल हमारा 0 नहीं है ना, पी इनिशियल अब हमारा पी इनिशियल इसका 0 है, किसका, मैन प्लस कार्ट का, लेकिन सिस्टम का 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के पास तो वेलोसिटी है, और कितनी वेलोसिटी है, 60 मीटर पर सेकेंड, और मास कितना है 20। तो पी कितना हो गया हमारा 0 प्लस 1200, 0 प्लस 1200। इसका मोमेंटम 0 इनिशियल, लेकिन ब्लॉक को तो थ्रो किया है इसने, ब्लॉक के पास तो वेलोसिटी है, तो ब्लॉक के पास वेलोसिटी है बच्चों, तो ब्लॉक का जो है मैंने लिख लिया मोमेंटम। तो नेट टोटल जो सिस्टम का मोमेंटम हो गया दैट इज 0 प्लस 1200। तो 0 किसका मोमेंटम था, बस इसका। लेकिन अब जो है जब ये ब्लॉक को कैच करेगा तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, ब्लॉक प्लस दिस मैन, ठीक है ना। तो अब जो है बच्चों हमारा इनिशियल मोमेंटम हो गया 1200, हम लोग इक्वेट करा देंगे, क्योंकि हमारा एफ एक्सटर्नल 0 है, इक्वेट कराएंगे तो 1200 इज इक्वल टू 60 प्लस 20 इंटू भी। तो कितना होता है हमारा 60 प्लस 20 80 इंटू भी, तो भी कितना आ गया हमारा, भी आ गया बच्चों 15 मीटर पर सेकेंड। आप एक चीज देखो, इसमें भी निगेटिव आया क्या, भी निगेटिव आया क्या, इसमें नहीं आया ना, इसमें नेगेटिव नहीं आया। क्यों? क्योंकि जिधर हमने ब्लॉक को थ्रो किया है उधर ही ये पर्सन भी जाएगा, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे भी नेगेटिव नहीं आया। इसमें हमारा भी नेगेटिव आया था क्योंकि हमने ब्लॉक को, क्योंकि इसने ब्लॉक को आगे की ओर थ्रो किया था, है ना, लेकिन ये खुद पीछे की ओर गया था, इसीलिए हमारा यहाँ पे भी नेगेटिव आया था। यहाँ पे भी जो है हमारा बच्चों को नेगेटिव नहीं आया, ठीक है। तो आप सीख गए ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल मोमेंटम देखना होता है कि किसकी क्या है, और सिस्टम की लेते हैं हम लोग, यहाँ पे सिस्टम का है ना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिया था पी आई इज इक्वल टू 0 इसका और 1200 ब्लॉक की, और फाइनल मोमेंटम दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई क्योंकि कैच किया था, तो फिर हमने इक्वेट कराया, आंसर आ गया। बात करें अगर इसमें, तो इनिशियल मोमेंटम हमारा पहले ये दोनों रेस्ट पे था, जब इसने ब्लॉक थ्रो नहीं किया था तो ये खुद भी रेस्ट पे था। अब आप सोचोगे सर ये भी तो शुरू में रेस्ट पे था तो इसका भी तो मोमेंटम इनिशियल 0 लो, देखो इसका मोमेंटम का काम आ कब रहा है, जब ये ब्लॉक को कैच करने वाला है। तो जब ब्लॉक थ्रो हो गया है तभी तो ये ब्लॉक को कैच करेगा, तो इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ है कहां से, जब ब्लॉक थ्रो हो चुका है उसके बाद से, ठीक है ना। और इसका जो है स्टार्ट हुआ जब ये ब्लॉक को थ्रो करने वाला है। तो ब्लॉक को जब इसने थ्रो नहीं किया था तो ब्लॉक प्लस दोनों ये रेस्ट पे थे, दोनों का मोमेंटम 0। जब ब्लॉक थ्रो कर दिया तो फाइनल मोमेंटम हो गया हमारा 20 इंटू 60, दिया हुआ था क्वेश्चन में। इसका मास 80 है तो मैंने मान लिया कि इसकी वेलोसिटी भी होगी, डायरेक्शन मैंने नहीं लिया, हमने देखा भी अपने आप निगेटिव आ गया -15। तो हमारा आंसर हम लोग जो इसमें दे सकते हैं कि जो है this person will move in backward direction with 15 meter per second and this person will move with a speed with the velocity of 15 meter per second in forward direction, है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ और मोमेंटम। तो आज की क्लास में बस इतना ही, सेकेंड चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। बच्चों अगले लेक्चर में मैं कुछ एडवांस्ड प्रॉब्लम्स कराऊंगा
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, है ना। ये तो मैंने प्योरली एनसीईआरटी पढ़ाया, बट अगले लेक्चर में हमारा थोड़ा सा जो लेक्चर होगा वो थोड़ा सा एडवांस्ड होगा, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में।